हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी का स्टोरी डिस्कस करेंगे और इस कंपनी का नाम है सुज़लोन एनर्जी। और सुज़लोन एक ऐसा कंपनी है जिसने बहुत सारे अप्स और बहुत सारे डाउन्स देखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी ने इन सारे चैलेंजेस को सर्वाइव किया है, क्योंकि सुज़लोन एक टाइम पे दुनिया का 5th लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर था। और जब 2005 में कंपनी का आईपीओ आया था, तब इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में इतना ज्यादा था कि ये 51 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। और आगे चल के यही कंपनी 3 बार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने के कगार पे था। और यही नहीं, ऑलमोस्ट 10 साल कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी के इन्वेस्टर्स ने खूब सारे लॉसेस भी झेले हैं, लेकिन बाद में इस कंपनी के जो फाउंडर है मिस्टर तुलसी तांती, उन्होंने एक ऐसा मिराकुलस डील क्रैक कर दिया जिसने कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को रातों रात रिवाइव कर दिया। इट वाज एज इफ द कंपनी केम बैक फ्रॉम द डेड। तो आज की वीडियो में हम सुज़लोन के इसी फैसिनेटिंग राइज, फॉल एंड राइज अगेन वाले स्टोरी को डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सुज़लोन में आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से कंपनी फिर से रिवाइव हो गया, और अभी ये कंपनी रिवाइव होने के बाद आगे ये क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकता है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ऐसे केस स्टडीज आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, और उस मेहनत के बदले अगर आप मुझे और मेरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये जो लाल बटन है इसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आप ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे प्रेस करके नए अपडेट्स को तुरंत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1995 में, और मिस्टर तुलसी तांती जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन है, जो उस टाइम एक टेक्सटाइल कंपनी चलाते थे जिसमें अराउंड 20 एम्प्लॉइज थे। और शुरू से ही तुलसी तांती जी एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन थे, जिन्हें एग्जैक्टली ये पता था कि अगर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे तो उन्हें बिजनेस में ज्यादा मार्जिन और प्रॉफिट्स मिलेंगे। और उन्होंने अपने टेक्सटाइल बिजनेस में ऐसा ही एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, और वो प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि पावर कट्स की वजह से बिजली का अवेलेबिलिटी कंटिन्यूअस नहीं था, जो कंपनी के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा था। और उसके साथ साथ बिजली का जो कॉस्ट है या एक्सपेंस है वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे थे। और जब तुलसी तांती जी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च किया तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला विंड एनर्जी प्रोडक्शन। और तांती जी ने बिना समय वेस्ट किए एक विंड मिल को इंस्टॉल करवा दिया, और ये जो स्टेप है उनके लिए एक मेजर आई ओपनर साबित हुआ। और इस स्टेप ने उनके लाइफ के डायरेक्शन को ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने जो विंड मिल या विंड टर्बाइन को इंस्टॉल करवाया था उससे इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा था कि उससे उनकी टेक्सटाइल कंपनी भी चल रही थी, कंपनी के मार्जिन्स भी बढ़ रहे थे एट द सेम टाइम, और जो एडिशनल पावर या इलेक्ट्रिसिटी ये विंड मिल प्रोड्यूस कर रहा था उसको वो बाहर बेच भी पा रहे थे। और इस रेवोल्यूशन के बाद तुलसी तांती जी ने विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, और इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए 2001 में तुलसी तांती जी ने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बेच दिया और उन्होंने सुज़लोन ग्रुप का स्थापना किया। और तुलसी तांती जी का गट फीलिंग सही निकला और सुज़लोन बहुत तेजी से ग्रो करने लगा। और देखते ही देखते 2003 में सुज़लोन को अपना सबसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला, और वो ऑर्डर यूएसए के एक कंपनी ने दिया था जिसका नाम था डेनमार एंड एसोसिएट्स। और इनके लिए सुज़लोन ने अराउंड 24 विंड टर्बाइन्स को सप्लाई किया था। और कंपनी में और भी ज्यादा ग्रोथ लाने के लिए उसी साल सुज़लोन चाइना के मार्केट में भी एंटर करता है और बीजिंग में अपना ऑफिस सेटअप करता है। और उसके बाद 2005 में आता है सुज़लोन एनर्जी का आईपीओ, जो इतना सक्सेसफुल होता है कि वो 51 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। और सुज़लोन का शेयर इतना वैल्यूड और इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कई सारे इन्वेस्टर्स भागे भागे आते हैं। और सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज जैसे कि ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। और ये आईपीओ इतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है कि ये तुलसी तांती जी को इंस्टेंटली बिलियनियर बना देता है। और 2005 में उनका नाम फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 40 रिचेस्ट इंडियंस में भी फीचर किया जाता है। और इतना सक्सेस देखने के बाद सुज़लोन अब और भी ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है, जिसकी वजह से तुलसी तांती जी और भी बहुत बड़े बड़े कदम लेना शुरू करते हैं। जहां पर 2006 में वो अपने सबसे पहला बड़ा एक्विजिशन करते हैं, जहां पर वो एक बेल्जियम कंपनी जो कि विंड टर्बाइन्स के गियर बॉक्सेस को बनाने में स्पेशलाइज्ड है, जिसका नाम है हैंसन ट्रांसमिशंस, उसको अराउंड $565 मिलियन के लिए एक्वायर कर लेते हैं। और इस एक्विजिशन के बाद सुज़लोन सच में एक बहुत बड़ा कंपनी बन चुका होता है, और सच में ये सुज़लोन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन तुलसी तांती जी के लिए कोई अचीवमेंट नहीं था, क्योंकि उनका ड्रीम और उनका विजन ये था कि वो सुज़लोन को दुनिया का नंबर 1 विंड एनर्जी कंपनी बनाना चाहते थे। और इसी सपने को साकार करने के लिए 2007 में तुलसी तांती जी और सुज़लोन और भी बहुत बड़ा कदम लेते हैं, और वो एक जर्मन कंपनी सेनवी
सेनवियन को एक्वायर कर लेते हैं, जिसका नाम अभी बदल के RE पावर सिस्टम्स है। और इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए सुज़लोन अराउंड $1.6 बिलियन पे करता है, जो आज के टाइम में ₹13,200 करोड़ के आसपास है। और सेनवियन को एक्वायर करने के बाद सुज़लोन जो है वो दुनिया का 5th लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर बन जाता है। और इस बड़े एक्विजिशन के बाद इन द ईयर 2008 सुज़लोन का वैल्यूएशन 65,474 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है और तुलसी तांदी जी का पर्सनल नेटवर्थ 43,547 करोड़ हो जाता है। और अभी तक सुज़लोन ने जो इतना तेजी से ग्रोथ दिखाया है, उसके पीछे एक सीक्रेट सॉस भी था, और वो सीक्रेट सॉस था तुलसी तांती जी का एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल। क्योंकि तुलसी तांती जी एक प्रॉब्लम सॉल्वर थे। उन्हें पता था कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर ग्रोथ भी आएगा और प्रॉफिट्स भी आएंगे। तो जिस तरीके से उन्होंने सालों पहले अपने टेक्सटाइल कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसी तरीके से उन्होंने विंड एनर्जी सेक्टर के बिजनेस में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जिसकी वजह से उनकी कंपनी सुज़लोन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था और वेल्थ क्रिएट कर रहा था। तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक मेजर प्रॉब्लम यह था कि विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल करने के लिए कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा रकम अपफ्रंट पेमेंट में देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे कंपनीज और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे जिन्हें विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने में फायदा तो बहुत ज्यादा होता, लेकिन इस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की वजह से वो विंड टर्बाइन्स को इंस्टॉल करने के लिए विलिंग नहीं थे या सहमत नहीं थे। और यहीं पर तुलसी तांती एक ब्रिलियंट बिजनेस मॉडल लेके आते हैं, जहां पर वो अपने क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि आप बस 25% ऑफ द अपफ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो और बाकी का जो 75% ऑफ द कैपिटल है वो हम आपको बैंक के जरिए लोन्स के रूप में दिला देंगे। और इस कैपिटल से जो हम विंड मिल एनर्जी फार्म्स बिल्ड करेंगे उसको बैंक के पास इस लोन के लिए एज अ कोलैटरल रख देंगे। एंड ऑफ कोर्स जब इस बिजनेस मॉडल को प्रपोज किया गया था तो बैंक्स ने इस बिजनेस मॉडल को वेलकम नहीं किया था, लेकिन बाद में कुछ बैंक्स ने इसको एक्सेप्ट किया और जब ये काम कर गया तो और भी ज्यादा बैंक्स जुड़ गए। और 2008 आते आते इंडिया के ऐसे कई सारे बैंक्स थे जो सुज़लोन एनर्जी के क्लाइंट्स के लिए इस बिजनेस मॉडल के जरिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे थे। और इस तरीके से तुलसी तांती जी ने विंड एनर्जी सेक्टर के एक मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से उनके साथ ढेर सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स जुड़ने लगे, जिसकी वजह से कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगा। और इस टाइम पे तुलसी तांती जी और सुज़लोन दोनों बहुत बड़े बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि सुज़लोन कुछ भी कर सकता है। और तुलसी तांती जी का जो ड्रीम था, जो सपना था कि सुज़लोन को दुनिया का नंबर 1 विंड टर्बाइन कंपनी बनाना है, वो सपना भी बहुत जल्द साकार हो जाएगा। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, सुज़लोन दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन के दिखाएगा। और इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर्स भी सुज़लोन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और सुज़लोन का जो शेयर प्राइस था वो अपने ऑल टाइम हाई पे था, जहां पर शेयर का प्राइस अराउंड 400 रुपए के आसपास था। और सारे इन्वेस्टर्स यही उम्मीद कर रहे थे कि कब सुज़लोन दुनिया का नंबर 1 कंपनी बनेगा और कब उनका वेल्थ और भी ज्यादा एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा। और इसी खुशहाली और ऑप्टिमिज्म के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक सा रातों रात सुज़लोन के प्रोमोटर्स और सुज़लोन के इन्वेस्टर्स दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि 2008 में यूएसए में हाउसिंग मार्केट क्राइसिस हो जाता है और अमेरिका का 158 इयर्स ओल्ड बैंक लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हो जाता है और डूब जाता है। और ये इवेंट दुनिया भर में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर देता है। और सुज़लोन के जो ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स थे वो मेनली फॉरेन कंट्री से आते थे, जैसे कि यूएसए, यूके, जर्मनी, ब्राजील एटसेट्रा एटसेट्रा। और जब 2008 में ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होता है तो ये सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब आने वाले रिसेशन फेज को झेलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं। और इस रिसेशन फेज की वजह से दुनिया के जो 2 सबसे बड़े एनर्जी मार्केट्स थे, यूरोप और यूएसए, वहां से आने वाले सारे ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स ऑर्डर बुक में पड़े थे वो भी कैंसिल हो जाते हैं। और इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ सुज़लोन में भी एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक शुरू हो जाता है, क्योंकि सुज़लोन और तुलसी तांती जी ने ये एंटिसिपेट किया था कि जिस तरीके से अभी विंड एनर्जी सेक्टर ग्रो हो रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा ग्रोथ और डिमांड आने वाले कुछ सालों में क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से इस डिमांड को केटर करने के लिए सुज़लोन ने बहुत बड़ा कर्जा या बहुत बड़ा डेट लेके अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड किया था और कई सारे कंपनीज का एक्विजिशन भी किया था। और अभी सिचुएशन ऐसा था कि सुज़लोन के पास प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विस का कैपेसिटी भर भर के था, लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मार्केट में डिमांड ही नहीं था। और डिमांड ना होने की वजह से सुज़लोन ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पैसा वो मार्केट से कमा नहीं पाया, जिसकी वजह से उनका जो बहुत बड़ा डेट बर्डन था उसके ऊपर जो बड़े बड़े इंटरेस्ट पेमेंट्स सुज़लोन को करने थे वो सारे सुज़लोन के प्रॉफिट्स को इरोड करने लगे और सुज़लोन देखते ही देखते लॉसेस में चला गया। और इस टाइम पीरियड में सुज़लोन का जो डेट है वो अराउंड $1.3 बिलियन था, जो आज के टाइम में रुपीस में अराउंड 10,800 करोड़ के आसपास आता है। और इस टाइम पीरियड में सुज़लोन एक और बहुत बड़ा मिस्टेक ये करता है कि वो फॉरेन मार्केट्स में नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के चक्कर में इंडियन मार्केट को नेग्लेक्ट कर देता है। और इसी बात का फायदा उठा के बहुत सारे एमएनसी कंपनीज जैसे कि गमेसा, जीई, वेस्टास वगैरह वगैरह इंडियन मार्केट में एस्टैब्लिश हो
जाते हैं और सुजलॉन इंडियन मार्केट में टॉप स्पॉट से हाथ धो बैठता है। और उसके साथ साथ अभी सुजलॉन ने जो ये बड़ा डेट एक्यूमुलेट करके रखा है, उस बड़े डेट की वजह से कंपनी के पास इतना भी कैश नहीं होता है कि वो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करे और डिलीवर करे, और सुजलॉन एक बहुत ही वर्स्ट डाउनफॉल फेज में चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है सुजलॉन के डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का सिलसिला, जहां पर नवंबर 2009 में सुजलॉन और सुजलॉन के क्रेडिटर्स यानी जिन्होंने सुजलॉन को लोन दिया है, वो दोनों मिलके सबसे पहला डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आते हैं, जिसका एंड गोल ये होता है कि कंपनी के ओवरऑल डेट को रिड्यूस करना। और इसी डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का एक मेजर एक्शन स्टेप होता है सुजलॉन ने जिस कंपनी को 2006 में एक्वायर किया था, बेल्जियम का हैंसन ट्रांसमिशंस, उसमें 35% स्टेक बेचना और वहां से $370 मिलियन का फंड रेज करना। और ये डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद सुजलॉन के फाइनेंशियल्स फिर से स्टेबल लगने लगते हैं। लेकिन फिर से यहां पर सुजलॉन एक और बहुत बड़ा गलती कर बैठता है, जहां पर वो एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स सेट कर देता है। और इन एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो विंड प्रोजेक्ट्स का बिडिंग होता है, उन बिडिंग्स में ये बहुत ही सस्ता या लोअर कॉस्ट बिडिंग डालता है, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही कम हो जाते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इन्हें लॉस भी होता है। लेकिन इसके बावजूद भी मई 2011 में सुजलॉन फिर से प्रॉफिटेबल बन जाता है। लेकिन इनका जो एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट है और एग्रेसिव लो कॉस्ट बिडिंग है, उसको कंपनी सस्टेन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कंपनी सिर्फ टेम्पररीली ही प्रॉफिटेबल बन पाता है और देखते ही देखते वो फिर से लॉसेस में चला जाता है। और सुजलॉन ने इस एग्रेसिव बिडिंग में जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने फिर से बड़े बड़े लोन लिए होते हैं, जिसकी वजह से अगस्त 2014 में सुजलॉन का जो डेट है वो फिर से अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। क्योंकि कंपनी ने जो एग्रेसिव बिडिंग करके सस्ते दाम पे जो प्रोजेक्ट्स हासिल किए थे, वहां से सेल्स तो बढ़ रहा था, लेकिन वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था और कंपनी किसी भी तरीके का प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहा था। और जो लॉसेस हो रहे थे और जो डेट था, वो दोनों एक्यूमुलेट होते होते सुजलॉन के जो डेट कमिटमेंट्स है वो ओवर 8,000 करोड़ पहुंच गए थे। और यहीं पर फिर से सुजलॉन अपने बैंकर्स के साथ और अपने क्रेडिटर्स के साथ बात करता है और इस बातचीत के बाद ये सब मिलके दूसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आते हैं, ताकि वो कंपनी को बैंकरप्ट होने से फिर से बचा पाए। और ये दूसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान जनवरी 2015 में बनाया जाता है। और इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंडर सुजलॉन अपने जर्मन सब्सिडरी कंपनी सेनवियन को बेच देता है टू अ प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉल्ड सेंटर ब्रिज पार्टनर्स। और इस डील से सुजलॉन को अराउंड 7,200 करोड़ रुपीस मिलते हैं। एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 2015 सुजलॉन का जो डेट 17,810 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया था, उस डेट को इन पैसों से कंपनी रिड्यूस करता है। और सिर्फ यही नहीं, सन फार्मास्यूटिकल्स के फाउंडर दिलीप सांघवी जी भी मुश्किल के टाइम में सुजलॉन की मदद करने आते हैं और सुजलॉन में 23% स्टेक खरीद के 1,800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करते हैं। और इस दूसरे डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद सुजलॉन का जो डेट फाइनेंशियल ईयर 2015 में 17,810 करोड़ के आसपास था, वो फाइनेंशियल ईयर 2016 में रिड्यूस होकर 11,430 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। और ये दूसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग होने से पहले का अगर आप नेट प्रॉफिट डेटा देखेंगे, 2012 से लेके 2015 के बीच में सुजलॉन ने हजारों करोड़ों के बड़े बड़े लॉसेस पोस्ट किए थे। लेकिन वही ये सेकंड डेट रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट होने के बाद सुजलॉन फिर से प्रॉफिटेबल बन जाता है और फाइनेंशियल ईयर 2016 में 583 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करता है और फाइनेंशियल ईयर 2017 में 852 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट करता है। लेकिन ये प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और देखते ही देखते कंपनी फिर से लॉसेस में चला जाता है और 2018 और 20 के बीच में कंपनी फिर से बड़े बड़े लॉसेस पोस्ट करने लगता है। और इसी टाइम पीरियड में सुजलॉन के जो कर्जे है या डेट है वो फिर से बढ़ने लगता है। एंड इन द ईयर 2019 यूनियन बैंक, जो कि वन ऑफ द बैंक्स है जिन्होंने सुजलॉन को कर्जा दिया था, वो सुजलॉन एनर्जी के लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है या क्लासिफाई कर देता है, जिसके बाद फिर से कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच जाता है। और ऐसे वक्त में सुजलॉन के पास जो भी ऑर्डर्स है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए सुजलॉन के पास पैसे भी नहीं होते और कर्जा वापस लौटाने का कोई जरिया भी सुजलॉन के पास नहीं बचता है। और ऐसा सुजलॉन के साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है और बैंक्स ने पहले भी 2 बार सुजलॉन का डेट रीस्ट्रक्चर करके सुजलॉन को फिर से रिवाइव करने के लिए मौका दिया था। लेकिन अब तीसरी बार सुजलॉन वही मिस्टेक करता है और फिर से वो लोन ट्रैप में फंस जाता है। और तीसरी बार भी बैंक्स सुजलॉन को एक और मौका दे, उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं और ऐसा लगता है कि अब सुजलॉन बंद हो जाएगा। और यहीं पर सुजलॉन को बचाते हैं इसके फाउंडर तुलसी तांती, जो बैंक्स के साथ मिराकुलसली एक ऐसा डील करते हैं जिसे पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि यह मुमकिन ही नहीं है। और वो मिराकुलस डील क्या था? तो एसबीआई और बाकी के जो 18 बैंक हैं जिन्होंने सुजलॉन को लोन दिया था, वो सब मिलकर एक कंसोर्टियम बनाते हैं और ये कंसोर्टियम सुजलॉन के लिए तीसरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान लेके आता है इन द ईयर 2020। और इस डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंडर ये जो सारे लेंडर्स है या
बैंक्स है वो 13,800 करोड़ लोन में 62% का हेयर कट लेते हैं। हेयर कट यानी 13,800 करोड़ लोन में वो 62% माफ कर देते हैं और बाकी के रिमेनिंग लोन को वो धीरे धीरे इक्विटी में बदल देते हैं, यानी लोन के बदले बैंक्स को सुज़लॉन के शेयर्स मिल जाते हैं, जिसके बाद से सुज़लॉन इफेक्टिवली डेट फ्री हो जाता है। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो सुज़लॉन के ऊपर 146 करोड़ का डेट बर्डन है, लेकिन उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास 211 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। यानी सुज़लॉन के ऊपर अभी जितना कर्जा है उससे कहीं ज्यादा अभी कंपनी के पास कैश है। और सिर्फ यही नहीं, लास्ट 5 क्वार्टर्स से सुज़लॉन फिर से प्रॉफिटेबल बन जाता है और बैक टू बैक प्रॉफिट्स पोस्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स अभी जो सुज़लॉन सेल्स करता है वो पहले के सेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वहां पर सुज़लॉन को ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी सुज़लॉन का जो फोकस है वो ग्रोथ पे नहीं है बल्कि स्टेबिलिटी पे है, जहां पर कंपनी सबसे पहले प्रॉफिट्स के मामले में स्टेबल और कंसिस्टेंट होना चाहता है। और एक बार अगर कंपनी स्टेबल हो जाए तो मे बी उसके बाद से कंपनी फिर से ग्रोथ पे फोकस करने लगेगा। और सुज़लॉन का ये जो चैलेंजिंग जर्नी था, उस टाइम पीरियड में सुज़लॉन का जो शेयर प्राइस है वो 400 रुपए के हाई प्राइस पे भी पहुंच गया था और एक टाइम पे वो 2 रुपए के नीचे भी चला गया था। और रिसेंटली जब कंपनी ने सक्सेसफुली टर्न अराउंड किया है, उसके बाद से अभी शेयर का प्राइस अराउंड 40 रुपए के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स इस सक्सेसफुल टर्न अराउंड के बाद आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों के माइंड में ये सवाल जरूर होगा कि अगर कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल बन गया है और पहले की तरह प्रॉफिट्स कमा रहा है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी पहले की तरह 400 रुपए क्यों नहीं है? और इस सवाल का जवाब है शेयर डाइल्यूशन। यानी 2008 में जब शेयर का प्राइस 400 रुपए था तो उस टाइम पूरा कंपनी 149 करोड़ 69,34,400 शेयर्स में बटा था। और बाद में कंपनी में 3 डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुए और कंपनी ने बहुत बार कर्जे के बदले इक्विटी शेयर्स दिए, जिसकी वजह से शेयर डाइल्यूशन हुआ। क्योंकि अगर आप 2020-23 में देखेंगे तो जो पूरा कंपनी है वो 1,347 करोड़ शेयर्स में बटा हुआ है। यानी 2008 में कंपनी के हर एक शेयर का साइज बड़ा था और वही 2023 में वही कंपनी के हर एक शेयर का साइज अभी छोटा हो गया है। यानी पहले जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाता था उसका एक बड़ा हिस्सा हर एक शेयर के हिस्सेदारी में आता था और अभी 2023 में कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाता है उसका एक छोटा हिस्सा हर एक शेयर के हिस्सेदारी में आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई कंपनी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाता है और पूरा कंपनी 100 शेयर्स में बटा है, तो हर एक शेयर के हिस्से में जो प्रॉफिट्स आता है उसको बुलाया जाता है अर्निंग्स पर शेयर, जिसको कैलकुलेट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट है उसको हमें टोटल शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर हम 100 रुपए के प्रॉफिट को 100 शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 रुपए का अर्निंग्स पर शेयर। यानी कंपनी जो 100 रुपए कमा रहा है उसमें से हर एक शेयर के हिस्से में 1 रुपए आ रहा है। अभी मान लेते हैं शेयर डाइल्यूशन होता है और इस डाइल्यूशन की वजह से जो पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 100 थे वो अभी बढ़ के 1000 हो जाते हैं। तो अभी हर एक शेयर के हिस्से में कितना नेट प्रॉफिट आएगा? 100 रुपीज नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स विच इज इक्वल्स टू 0.1 रुपीज। यानी अगर किसी कंपनी में शेयर डाइल्यूशन 10 गुना होता है तो हर एक शेयर के हिस्से में जो नेट प्रॉफिट आता है वो भी 10 गुना कम हो जाता है। और इसका सीधा इंपैक्ट स्टॉक प्राइस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अर्निंग्स पर शेयर इनटू प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जो डिपेंडिंग ऑन कंपनीज प्रॉस्पेक्ट्स 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है या 100 भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम कंपनी का सिचुएशन डाइल्यूशन के पहले और डाइल्यूशन के बाद सेम मानेंगे और इसका जो वैल्यूएशन है या पी रेशियो है इसको एट 50 कांस्टेंट मानेंगे, तो डाइल्यूशन के पहले स्टॉक प्राइस क्या होता था? 1 रुपीज अर्निंग्स पर शेयर इंटू 50 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विच इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। और वही डाइल्यूशन के बाद अर्निंग्स पर शेयर कितना हो गया? 0.1 हो गया। और इसको अगर हम 50 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 रुपीज पर शेयर। यानी सिंपल वर्ड्स में अर्निंग्स पर शेयर जितना कम होता है उतना ही कम कंपनी का स्टॉक प्राइस भी हो जाता है। और ऐसे केस में अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ना है तो कंपनी को क्या करना है? कंपनी को और भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना पड़ेगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सुज़लॉन प्रेजेंटली 2008 में जितना प्रॉफिट्स कमाता था उतना प्रॉफिट्स कमाने के बाद भी स्टॉक का प्राइस 400 रुपए नहीं है बल्कि 40 रुपए है। क्योंकि कंपनी के टोटल शेयर्स 2008 में 149 करोड़ 69,34,400 के आसपास थे और वही 2023 में शेयर डाइल्यूशन की वजह से अभी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1,347 करोड़ के आसपास है। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑलमोस्ट 90 टाइम्स बढ़ चुके हैं। लेकिन कंपनी को सक्सेसफुली टर्न अराउंड करने के लिए जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया था वो अनफॉर्चुनेटली सुज़लॉन को रिवाइव होते देख नहीं पाए, क्योंकि अक्टूबर 2022 को मिस्टर तुलसी तांती का डेथ हो जाता है। बट मिस्टर तुलसी तांती को इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरी में एज अ अर्ली पायनियर्स हमेशा याद में रखा जाएगा, क्योंकि जिस रिन्यूएबल एनर्जी विजन को कंपनीज आज के टाइम में देख रहे हैं उस रिन्यूएबल एनर्जी के विजन को तुलसी तांती जी ने 23 इयर्स पहले यानी 2001 में देखा था और उन्होंने उसमें सक्सेसफुली बिजनेस भी बिल्ड किया था। और अगर मान लीजिए 2008 का क्राइसिस नहीं होता और विंड एनर्जी मार्केट में डिमांड स्लो डाउन नहीं आता तो ऐसा भी हो सकता था कि तुलसी तांती जी का जो सपना था कि सुज़लॉन एनर्जी को दुनिया का नंबर 1 विंड टर्बाइन कंपनी बनाने का, मे बी वो सपना सच में साकार होता। बट फॉर नाउ सुज़लॉन अपने
अपने क्राइसिस से बाहर आ चुका है और उसने सक्सेसफुली टर्न अराउंड भी कर दिया है। लेकिन इस सक्सेसफुल टर्न अराउंड के बाद आगे सुज़लॉन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सुज़लॉन का सबसे पहला चैलेंज ये हो सकता है कि जो विंड एनर्जी बिजनेस है वो एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, जहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स सुज़लॉन को मिलते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए और डिलीवर करने के लिए सुज़लॉन को बड़ा पैसा चाहिए होगा। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए सुज़लॉन को डेट भी लेना पड़ेगा और इसी रीजन की वजह से सुज़लॉन को प्रेजेंटली एग्रेसिव एक्सपेंशन से और कॉम्पिटेटिव बिडिंग से बचना पड़ेगा और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में बिड करना पड़ेगा जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो, ताकि जो डेट उन्होंने लिया है प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको वो सही तरीके से यूटिलाइज करे, डेट वापस करे और वहां से अपना प्रॉफिट ले। क्योंकि अगर सुज़लॉन एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में फिर से लो बिडिंग करेगा और छोटे मार्जिन में काम करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कंपनी फिर से डेट ट्रैप में फंस सकता है। एंड फॉर दैट रीजन सुज़लॉन को प्रोजेक्ट्स बिड करते टाइम और उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए डेट लेते टाइम बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है सुज़लॉन का ये आखिरी रिवाइवल चांस हो और इस बार भी अगर सुज़लॉन अपने आप को सक्सेसफुली रिवाइव नहीं करेगा तो हो सकता है सुज़लॉन को एक और मौका ना मिले और इसीलिए कंपनी को इस मौके का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेजेंटली अगर आप देखें तो सुज़लॉन एक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है, क्योंकि प्रेजेंटली कंपनी डेट फ्री है, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर बूम कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्लेयर्स के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी में PLI स्कीम्स और सब्सिडीज के जरिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी दे रहा है। और प्रेजेंटली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जहां पर सोलर और विंड दोनों है, उन दोनों सेक्टर्स में अभी डिमांड बहुत ज्यादा है और इस फेवरेबल सिचुएशन में अगर सुज़लॉन केयरफुली अपने फंड्स और डेट्स को मैनेज करेगा और ग्रोथ के बदले प्रॉफिटेबिलिटी को अपना प्राइमरी फोकस बनाएगा तो सुज़लॉन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर सच में सिक्योर्ड और ब्राइट हो सकता है। तो ये था सुज़लॉन के ऊपर आज का हमारा केस स्टडी और अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट जरूर करें और उसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो बेल नोटिफिकेशन है इसे जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।